जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए जीके, जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह लेकर आए हैं। और इस जो क्वेश्चन की सीरीज है, ये जो आपकी एजुटेरिया 5000 बुकलेट सीरीज से लिए गए हैं। आपके आज तक आपके 40 प्रैक्टिस सेट करवाए जा चुके हैं, जो कि अभी तक के यूट्यूब में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा हमने प्रैक्टिस सेट करवाया है। लगभग आपके 1 महीने से प्रैक्टिस सेट चल रहा है और अभी तक आपके 40 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये आज का आपका 41 प्रैक्टिस सेट है। और इसे आप देखना ना भूलें, क्योंकि आपकी एग्जाम की तैयारी इन्हीं क्वेश्चनों में से होने वाली है। और ये जो है क्लास कक्षा से 6 से 8 तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन भी स्टूडेंट्स का 9th टू 10th में एसएसटी सब्जेक्ट है, उन बच्चों के लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 100 इस जो बुकलेट सीरीज है इसमें 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और ये टोटल एनसीईआरटी बेस पर है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सारे हैं, तो आपको एक भी घबराना नहीं है कि क्वेश्चन सही नहीं है। ये आपके सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की इस बुक से। आज की इस क्लास में आप देखेंगे 50 क्वेश्चन और इसके पहले हमने लगभग जैसे 40 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, तो लगभग 2000 क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट करवा चुका है। इसलिए ये प्रैक्टिस सेट देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 की बात की गई है। इसमें आपको 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, ये तो है नहीं, ये तो शिक्षा का अधिकार में आ जाएगा। संघ का नाम और क्षेत्र, इसमें भी नहीं है, ये तो आर्टिकल 1 में आ जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में आ जाएगा। और पंचायतों की संरचना एकदम सही। पंचायतों की जो संरचना है आर्टिकल 243C में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये बताना है। अब इनकी कुल संख्या 10 है। अस्थायी सदस्य एकदम सही 10 है, किंतु मूलतः यह संस्था 6 थी। किंतु मूलतः ये संख्या क्या थी? 6 थी, एकदम सही। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं, एकदम सही। जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं वो केवल 2 वर्ष के लिए ही निर्वाचित होते हैं। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल आपके होते हैं 15 सदस्य। टोटल इसमें 15 सदस्य होते हैं और जो 5 होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्थायी होते हैं। ये भी आपको याद रखना, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। इसका जो राइट आंसर है ए और बी दोनों, अर्थात 1 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, वो है आपके राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के अध्यक्ष। तो इनमें बताना कौन कौन से भाग लेंगे। तो इनमें लेने वाले हैं आपके राज्यसभा के अध्यक्ष लेते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं और यहाँ पे विधान परिषद के अध्यक्ष लेते हैं। ये आपके जो विधान परिषद के सारे सदस्य होते हैं वो लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 4, 1 2 और 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लेता है और आपको कई बार ना डेट वाले क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही सही होगा। विधानसभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? ये था 22 जुलाई। आप जुलाई याद कर लीजिए, 22 जुलाई 1947 ईस्वी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 को तो कुछ नहीं हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हम क्या मनाते हैं? पहली बार संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? मतलब लीगल नहीं, अनलीगल जो होता है ना,
अवैध घोषित किया गया था, ये बताना किस चार्टर अधिनियम के तहत। ये था आपका 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके तहत ही दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? जो सार्वजनिक धन होता है इसका आपका संरक्षक कौन होता है? संसद, लोक लेखा समिति, राष्ट्रपति या सीएजी? तो सार्वजनिक धन का जो संरक्षक है वो होता है आपका सीएजी। सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये होते हैं सीएजी। और जो सीएजी होता है इसकी जो मतलब संविधान में जो इसका पद है वो अनुच्छेद किसके तहत है? तो वो है आपका अनुच्छेद 148 के तहत। इसी को हम कहते हैं नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो उसको जो है राष्ट्रपति जो है निष्कासित कर सकते हैं, अर्थात पदमुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है ये बताना है। कृषि, कृषि की बात करेंगे, कृषि आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। फिर वन की बात करेंगे, ये भी राज्य सूची में है। समाचार पत्र और सिंचाई, सिंचाई भी राज्य सूची का विषय है। समाचार पत्र राज्य सूची का विषय नहीं है, ये समवर्ती सूची में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर 1946, 1952, 1960 या 1972? तो आधुनिक जो कंप्यूटर है इसकी खोज हुई थी 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो चरित्रहीन पुस्तक जो लिखी थी वो लिखने वाले थे आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखी थी चरित्रहीन पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जननायक के नाम से प्रसिद्ध है? ये तो आपको सबको पता है, जननायक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ये इसका राइट आंसर। सॉरी, लोकनायक के नाम से जो ये है, ये आपके जो जयप्रकाश नारायण है इनको लोकनायक बुलाया था। और जननायक की बात करेंगे तो वो है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो है जननायक के नाम से जाने जाते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज ये है आपके सबसे बड़े जो नृत्य वादक हैं, ये है कथक के। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का जो मुख्यालय है यह है आपका वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की स्थापना किस वर्ष में हुई? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना आपकी हुई है, ये है 1940 ईस्वी में, 1940 में। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को शीलादित्य कहा गया? शीलादित्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन? तो शीलादित्य बोले तो किसको कहा गया है? वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शीलादित्य की उपाधि दी गई थी। और 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था, वो था आपको पांड्य, जो पांड्य वंश था उसके शासनकाल में तीनों संगम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, इस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ये कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछ गया है, मतलब मैनी टाइम्स। आप देख सकते हैं हर एग्जाम में लगभग कई बार ये पूछा जा चुका है। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा समय तक शासन किस वंश ने किया, ये बताना है। गुलाम वंश नहीं, लोधी वंश ये भी नहीं, खिलजी वंश या तुगलक, इनमें से आपको दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होती होगी। तो याद रखना है आपको, जो खिलजी वंश था वो तो बहुत छोटा था, बट जो तुगलक वंश था वो सबसे बड़ा था दिल्ली सल्तनत में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का जो युद्ध हुआ था
वो आपका 1518 ईस्वी में हुआ था। 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। उपनिषद जो थे उनका फारसी भाषा में जो अनुवाद था वो हुआ था आपका शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में फारसी भाषा का हिंदी अनुवाद हुआ था उपनिषदों का फारसी भाषा में। नेक्स्ट आपका, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना थी वो करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, बीजे तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे। स्वदेशी के जो समर्थक होते वो थे आपके अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने स्वदेशी का समर्थन किया था। और स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो ये आपका अगस्त 1905 में स्टार्ट हुआ था बंगाल विभाजन के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो अनुशीलन समिति जो थी उसका गठन किया गया था पी मित्रा के द्वारा जो है अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था। जो फ्रेंच क्रांति थी उसके दौरान दूसरी संपत्ति जो थी उनका हिस्सा कौन था। राजा, पादरी, प्रिंस या उच्च वर्ग। जब फ्रेंच क्रांति अर्थात जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय दूसरी संपत्तियों का हिस्सा था आपका वो उच्च वर्ग था। उच्च वर्ग जो हाई क्लास होता है वही इसका हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार रखिए। प्रथम सिख युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध, प्रथम बर्मा युद्ध, तृतीय मराठा युद्ध। तो विश्व में बताना है आपको घटनाओं के अनुसार। ये हो जाएगा आपको, सबसे पहले हुआ था आपको जो है ये तृतीय मराठा युद्ध सबसे पहले हुआ था। इसके बाद हुआ था आपका प्रथम वर्मा युद्ध, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर थर्ड पे आ जाएगा प्रथम अफगान युद्ध, इसके बाद प्रथम सिख युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए। तो एक ही जो कब्र थी वो थी आपकी दमदमा, महादहा और दमदमा से ही मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। अगर 3 मानव कंकाल की बात की जाए तो वो थी आपके दमदमा से। लोथल एक बंदरगाह था जो गुजरात में स्थित है। और बुर्ज होम में सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं। उत्पादन, जब हम उत्पादन करते हैं उसके 4 कौन कौन से प्रमुख कारक हैं ये बताना है। वो कोई और नहीं, आपका भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। इसके बाद है आपका भूमि, श्रम, जलवायु, पूंजी, श्रम, पूंजी, संगठन, जलवायु, पूंजी, संगठन, श्रम और बाजार। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से उत्पादन के 4 प्रमुख कारक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, भूमि चाहिए। आपको इससे बताते हैं भूमि। फिर इसके बाद हमारे पास एक श्रम अर्थात मजदूर की जरूरत होगी। इसके बाद पूंजी, कुछ पूंजी लगेगी हमें जो भी कृषि करना रहेगा उसके अकॉर्डिंग। और फिर हम एक संगठन बनेगा उसका, कई लोग मिलकर के जो उसको कार्य करेंगे तब हमारी क्या होगी, फसल उत्पादन मतलब उत्पादन होगा। ये इसका भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, यही सबसे बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है। जब जो घटिया वस्तु होती है उसके लिए मांग कब गिरती है, जब कीमत बढ़ती है, आय बढ़ती है, कीमत घटती है या आय घटती है। तो इसका सिंपल सा उदाहरण है, जब आपकी आय बढ़ जाएगी। सुना होगा कि आजकल आय मतलब सैलरी ज्यादा आ रही है, क्या बहुत सारी चीजें इकट्ठा खरीद ले रहे हो, कोई भी चीज उठा ले आते हो, तो अक्सर बोलते हैं। तो जब उसकी आय बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, वो कोई भी वस्तु मतलब विलासिता की वस्तु इन्हीं को बोल सकते हो, वो घर लेकर आ जाएगा। उसी को बोलते हैं घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब वो आय बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहता है। राजस्व घाटा की अपेक्षा जो है राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा आपको अधिक।
सदैव अधिक रहता है, यही इसका राइट आंसर है। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब हुआ था? तो सी रंगराजन जो कमेटी है इसका गठन हुआ था आपका 2012 ईस्वी में, सी रंगराजन कमेटी। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? जोसेफ फॉरियर, जेम्स टेलर, सीसी पार्कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना करने वाले थे वो थे आपके जोसेफ फॉरियर। जोसेफ फॉरियर ने जो है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट आपका सुमेलित नहीं है ये बताना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बाघ, और ये तो सुमेलित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, हाथी, ये भी सही है। राजाजी नेशनल पार्क, हाथी, ये भी सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हंगुल, ये इसके लिए नहीं है। हंगुल तो आपका जो जम्मू कश्मीर में हैमिस है वहां पे इसको पाया जाता है, सॉरी हैमिस में जो है वहां पर इसे पाया जाता है ज्यादातर हंगुल। ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये सुमेलित नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में देखेंगे यूमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, उत्तराखंड या सिक्किम? यूमथांग जो राज्य है आपके ये सिक्किम में स्थित है, यूमथांग घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमध्र यह स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया और किसको? तस्मानिया। यहाँ पे बीच में जो है आपका जल डमरूमध्र अर्थात स्ट्रेट हो जाएगा। इसके बाद तस्मानिया। ये बताना इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग करती है? वो करने वाली है आपके बॉस जल संधि जो है, यहाँ पे बॉस जल संधि है, बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? संयत तापमान तथा भारी वर्षा, संयत तापमान तथा संयत वर्षा, आर्द्र तापमान तथा संयत वर्षा, या आर्द्र तापमान तथा भारी वर्षा। आपको अब समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है संयत तापमान और संयत वर्षा। मतलब ना तो ज्यादा तापमान और ना ही ज्यादा बारिश की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 47, 56, 60 या 65? आपको सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। ये हुआ था आपका 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्त लुट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? दस्त लुट रेगिस्तान आपका स्थित है ईरान में। ईरान में स्थित है दस्त लुट रेगिस्तान। चीन में आपका टकला मकान है और मंगोलिया का जो पठार है वो भी आपको चीन में ही स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? लेब्राडोर, कैनाडी, फॉकलैंड या क्यूरोशियो? यहाँ पे आपको जो क्यूरोशियो है ये गर्म जलधारा है, बाकी सभी ऐसी जलधाराएं हैं। लेब्राडोर ठंडी जलधारा, फॉकलैंड ठंडी और कैनारी ये भी ठंडी जलधारा है। क्यूरोशियो आपकी गर्म जलधारा है, याद रखना। 38 नंबर है काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? आग्नेय, अवसादी, बेसाल्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो होता है आपको बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। नेक्स्ट है जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो यहाँ पर प्रोटीन का अमीनो एसिड में चेंज होना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रोटीन को अमीनो एसिड में विघटित हो जाएगा तो क्या होगा? तो ये आपका पाचन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? वो और कोई नहीं है, वो तो आपको ब्लड है। और ब्लड में क्या पाया जाता है? लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके शासन का इनका टाइम पीरियड की बात करेंगे 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है ये बताना है। जो दुधारू पशु होते हैं इनमें से कौन सी संक्रमणीय बीमारी होती है? फुट एंड माउथ, इसके बाद आपका जो है एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स, इनमें से बताना कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो ये जितनी भी बीमारी दिए हैं फुट एंड माउथ, एंथ्रेक्स,
ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स, ये सभी जो है कैसी बीमारियां हैं, संक्रमणीय बीमारी हैं और ये दुधारू पशुओं में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो ट्राइग्लिसराइड है, ये आपका है वसा, एक प्रकार का वसा होता है। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें गड्ढों में भरा जाना, अपघटन, भस्मीकरण या जलाना। तो अस्पतालों से जो निकलने वाले जैविक कचरा है उसके निपटान का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका भस्मीकरण करना। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन है पेप्टाइड, स्टेरॉल, ग्लाइकोलिपिड या वसीय अम्ल। ये इंसुलिन हार्मोन होता है, ये आपका पेप्टाइड होता है। इंसुलिन हार्मोन एक प्रकार का पेप्टाइड है। नेक्स्ट है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है। ये होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, ये तो नहीं होगा। ग्लूकोज का उच्च है, ये भी नहीं। पेशी तंतुओं की थोड़ी टूट फूट, ये भी नहीं। लैक्टिक अम्ल का संचय, एकदम सही। जो लैक्टिक अम्ल होता है मांसपेशियों में संचित हो जाता है, इसी की वजह से हमें क्या होता है, थकान का अनुभव होने लगता है। 46 नंबर है जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है, ये बताना है आपको। ये आपका सबसे पहले क्रमिक विकास का सही है सार्क, कच्छप और ऊदबिलाव, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 47 निम्नलिखित में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? धनात्मक आवेश रहित, ये बताना है। अल्फा कण, बीटा कण, गामा और अल्फा। अल्फा किरण है, यहाँ पे गामा किरण है, यहाँ पे बीटा कण और अल्फा कण। यह बताने कौन सा आवेश रहित होता है, धनात्मक आवेश रहित। ये जो है बीटा कण जो है आपके धनात्मक आवेश रहित होते हैं। नेक्स्ट है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है? जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है तब वह बैगनी कलर का होता है, बैगनी कलर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है, ये बताना है। अदिश राशि वेग, संवेग, बल और ऊर्जा। यहाँ पे जो अदिश राशि है वो है आपके ऊर्जा। ऊर्जा जो है, ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती है, जबकि वेग, बल और संवेग ये तीनों सदिश राशि हैं। नेक्स्ट है आपका और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अगर हमें कोई वस्तु को मापना होगा, कौन सी इकाई का प्रयोग करेंगे हम? तो सिंपल सी बात है, द्रव्यमान वाली इकाई का। अगर हम किसी को तौलेंगे, मापेंगे तो वो द्रव्यमान से उसका भार कितना है यही मापेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। और आपके लिए एक जरूरी सूचना है, आज आपके जो है 29 नवंबर हो चुका है। आपके पास सिर्फ अभी तक कितने लगभग 8 से 10 दिन बचा है, एक हफ्ते और। इसलिए आपको क्या करना है, 10 दिन में अभी हम आपको 500 क्वेश्चन और करवाने वाले हैं। 500 से लगभग 800 क्वेश्चन हो ही जाएंगे, लगभग 500 से 800 क्वेश्चन इस सीरीज के कंप्लीट करवाएंगे। और इसके बाद जो किरण वाला प्रैक्टिस सेट है किरण का, उसके अभी हमें 10 सेट करवाने हैं, 10 सेट करवाने। और ये अब 10 सेट जो है ये अब लगातार चलेंगे। 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, 3 सेट, और इसके बाद चौथा सेट आज से स्टार्ट होगा, लगभग 10 सेट करवाएंगे। तो ये अभी आज से लगातार शुरू होगा। पर डे एक सेट आपको देखने को मिलेगा और 2 पार्ट में देखने को मिलेगा, जिसमें पहले में भाषा और एसएसटी और सेकंड में ओनली एसएसटी का पेपर होगा। तो उम्मीद है आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।